सत्यपाल मलिक, आपने नाम तो सुना ही होगा और पीछे बैकग्राउंड में भी आप देख ही रहे हैं। ये एक ऐसा नाम है जिसको जब याद किया जाए तो बहुत सारी बातें वो आती हैं निकल करके, जिसमें इन्होंने पुलवामा के अटैक के बारे में देश को बताया और ये बताया कि पुलवामा का जो अटैक है वो अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने मिल करके होने दिया। अगर वो चाहते तो रोक सकते थे और ये एक इंटेलिजेंस फेलियर था। जैसा कि मैंने हेडिंग में ही दिया हुआ है कि वो एक देशभक्त थे या कुछ और थे, इसके बारे में बातचीत करना बड़ा ज़रूरी है। मैं इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि आप सब लोगों के सामने सत्यपाल मलिक का वो कार्यकाल आ रहा होगा जिसमें उन्होंने नरेंद्र मोदी के खिलाफ कुछ बोला है। तो जो अपने आप को देशभक्त मानते हैं वो ऐसा सोचते हैं कि जो उनकी खिलाफत कर रहा होगा शायद वो देशभक्त होगा, जबकि असलियत कुछ और है। क्योंकि जिस पीएचएफआई ने शिकंजा कसा है इस पूरे खेल को रचने का, और वैक्सीन के बाद इस पूरे देश को इस तरह के माहौल में लेकर के आ गए हैं कि हर घर के अंदर बहुत बुरी तरह से बीमारियों का एक जखीरा जो है वो एक तरह से चल पड़ा है। उस पीएचएफआई यानी कि जिसका मालिक बिल गेट्स है, उसको यहाँ इस देश में लाने वाला उड़ीसा का मुख्यमंत्री उस वक्त का नवीन पटनायक रहा है, जिसके नाम पर एयरपोर्ट तक बन रहे हैं बाद में। और इसका बड़ा खेल आपको फिर तब पता चलेगा कि जिस राहुल गांधी को हम बहुत बढ़िया मान रहे हैं आज के वक्त, और वो बड़ा दिखाई दे रहा है कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ खड़ा होकर के लड़ सकता है, उसकी मां सोनिया गांधी ही उस पीएचएफआई को इस देश में लेकर के आई थी। चाहे ट्रिपल पी का मॉडल हो जिसको ये लोग प्रैक्टिकल लेकर के आ रहे हैं, और चाहे फिर ये अभी आधार कार्ड हो या जितना जीएसटी का मॉडल हो, ये जो भी पूरा का पूरा गेम प्लान है इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के और छोटे से लेकर बड़ी चीज का जो शुरुआत है वो कांग्रेस में बैठे हुए तथाकथित या सचमुच के बुद्धिजीवियों ने चालू किया, विमर्श चालू किया, उसके फेवर में आर्ग्यूमेंट दिए। अब हालांकि आपको अब तो सबको पता ही है कि बीजेपी में तो मतलब बहुत ज़्यादा ना तो पढ़े लिखे लोग हैं, ना शादी ब्याह किए हुए लोग हैं, ना उनको देश से कोई मतलब है। उनका तो सिर्फ एक ही एजेंडा है कि किस तरह से बस सत्ता में बने रहे। तो उन लोगों ने उस जो डीप स्टेट जिसे हम बोल रहे हैं, जो इंटरनेशनल कबाल जिसे हम बोल रहे हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, यूनाइटेड नेशंस एंड सो ऑन, कोई उसे एलीट फैमिली बोल देता है, कोई उसे ग्लोबल एलीट्स कह देते हैं, कोई उसे अमीरों का एक वो गैंग, एक गुंडा, मतलब एक तरह से गुंडागर्दी करने वाले, नहीं अमीर गुंडे जिसे हम कहते हैं, या कोई फिर उसे इल्यूमिनाती, कुछ भी नाम दे देते हैं। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ उस गेम के साथ में गठजोड़ करके इस देश के अंदर इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने वाली और लाने वाली तो सोनिया गांधी थी, जो अब तो बैठी है बैकग्राउंड में और राहुल गांधी को आगे किया हुआ है। अब इस जो इंटरव्यू की जिसकी बात आप सबके सामने जहन में आती होगी जब सत्यपाल मलिक गुजरते होंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप सब लोगों को, जो भी बुद्धिजीवी लोग हैं, जो भी रिसर्च करने वाले लोग हैं, वो इन चीज़ों को एक बार देखे तो सही, एक बार उनको देखना जरूर चाहिए। मुझे नहीं मालूम है कि उनको एक बार रिसर्च जरूर करनी चाहिए कि यार ऐसे क्या था कि सत्यपाल मलिक को अवदेश याद आया। कब? जब वो मेघालय के गवर्नर पद से हटे उसके 6 महीने बाद, 6 महीने 11 दिन बाद, 3 अक्टूबर 2022 को मेघालय के गवर्नर पद से हटे सत्यपाल मलिक। उसके 6 महीने 11 दिन बाद, यानी लगभग 6.5 महीने बाद, उन्होंने करण थापर को एक इंटरव्यू दिया। करण थापर, ये वही करण थापर है, मुख्यमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी ने जब इंटरव्यू करण थापर को दिया था और गोधरा कांड के ऊपर जब करण थापर ने 2 सवाल पूछ लिए थे तो पानी पीते हुए निकल गया था। जैसे वो नायक फिल्म में अमरीश पुरी निकलता है सवाल का जवाब दिए बिना, वैसे ही कि करण इंटरव्यू जो है वो रिश्ता बना रहे और ये करके, और वो
आपने वो सारी क्लिप्स देखी होंगी। तो करण थापर क्योंकि एंटी मोदी माने जाए, मतलब एक तरह से आपके सामने है, और आपको लगा कि शायद ये नरेंद्र मोदी के खिलाफत करने वाला आदमी होगा। बाद में सत्यपाल मलिक को जाट जो संगठन है, जो जातिवादी संगठन है जाटों के, उन लोगों ने उठाया और पूरे उस राजस्थान में जाटों के लिए राजनीति करने की वकालत की। मतलब आप समझ रहे हैं, और मैं आपको इसलिए बता रहा था कि अगर जाट 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 किया जाएगा राजस्थान के अंदर, तो कांग्रेस भी इस तरीके से टिकट देगी और हनुमान बेनीवाल भी इस तरीके से टिकट देगा और सारा गेम ऐसे जटेगा कि बीजेपी की सरकार आएगी। तो इसको आप ऐसा समझ सकते हैं कि पिछली सरकार में राजस्थान में बीजेपी की सरकार आने में, जो कि मनमोहन शर्मा बैठा हुआ है, वो क्या नाम है, जगमोहन है, क्या नाम है, मनोहर है कि क्या, आई डोंट रिमेंबर हिज नेम, और मुझे ज़रूरत भी नहीं है ऐसे लोगों के नाम याद रखने की। यानी कि जो राजस्थान में जो अभी मुख्यमंत्री है, इसकी सरकार जब आई है, अब देखो ऐसा व्यक्ति जो ना पब्लिक लीडर है, ना जिसे पॉलिसीज़ का पता है, वो आदमी बना दिया है। क्यों? क्योंकि उनको आदिवासी उड़ाने हैं, क्योंकि उनको जंगलों पर कब्जा करना है, रेत के ऊपर सोलर पावर प्लांट लगा करके, खेजड़ियाँ कटवा करके पूरे राजस्थान का इकोसिस्टम खराब करना है, राजस्थान को भी बीमार करना है हिमाचल के बाद। ये इनका गेम प्लान है, ये आपको सबको पता ही है, ये तो हम कब से बोले ही जा रहे हैं। अभी फिर ये जो थापर है, जो करण थापर है, इसके इंटरव्यू के बाद मैंने फिर बताया आपको कि ये जाट संगठन उन्होंने उठा लिया और उन्होंने फिर टिकट इस तरीके से दी गई और फिर माहौल ऐसा बना कि बीजेपी की सरकार दोबारा से आ गई। अब अगर इसको थोड़ा गौर से देखा जाए तो मैं आपके सामने फिर कुछ तथ्य रखना चाहूँगा, और ये तथ्य उन लोगों के लिए हैं जो रिसर्च करना जानते हैं या जो रिसर्च करना चाहते हैं, क्योंकि इनकी तरफ नज़र किसी की भी नहीं है। गवर्नर का जो कार्यकाल है वो हमें ये पढ़ाया गया और आपको भी पढ़ाया जाता होगा कि वो 6 साल का होता है, 6 साल का। तो अगर कोई गवर्नर 6 साल से पहले हट जाए या हटा दिया जाए तो उसके 2 बड़े कारण हो सकते हैं। पहला कारण, उस पर किसी का दबाव आया हो और उसे छोड़ना पड़ा हो, और अगर उसका दबाव आया है और उसने छोड़ा है वो पद, तो उस केस में वो बताए अगर वो देशभक्त है तो किसका दबाव आया था। और दूसरा, अगर उसका कोई दबाव नहीं आया, उसने अपनी मर्जी से छोड़ा है, तो फिर कोई दूसरा गवर्नर पद वो क्यों ले उन्हीं आदमियों के अंडर में, यानी जहां बीजेपी की ही सरकार हो और बीजेपी के ही लोग बैठे हों और वहां पर नरेंद्र मोदी के हिसाब से काम करना हो या बीजेपी के हिसाब से काम करना हो या उस इंटरनेशनल कबाल के हिसाब से काम करना हो, तो 6 साल से पहले हटने का मतलब है या तो आप काम करने के काबिल नहीं हो, या आप काम करना चाहते नहीं हो, या आपको काम करने दिया नहीं जा रहा है। लेकिन जैसे ही आपको फिर से 6 साल से पहले हटाकर दोबारा बना दिया जाए और फिर दोबारा बना दिया जाए और फिर दोबारा बना दिया जाए, तो ये क्या गेम है, इसको समझना बड़ा जरूरी है। बीच में ही आपको किसी दूसरे स्टेट का एक तरह से गवर्नर संभालने का, गवर्नर पद संभालने का मौका भी मिल जाए कि आप ये भी देखिए और आप ये भी देखिए, एक ही आदमी 2 जगह पर देखे। जैसे पंजाब का गवर्नर कभी चंडीगढ़ की एडमिनिस्ट्रेशन की पोस्ट को देख रहे थे जिस वक्त। तो अभी इस गेम को आप कैसे समझेंगे मुझे नहीं मालूम है। मैं इसलिए ये वीडियो बना रहा हूं कि हमारे कल्चर में एक बात आती है, जब हम भारतीय संस्कृति की बात कहते हैं, कि मरने के बाद किसी की बुराई नहीं करते और जितनी बात करनी होती है अच्छी करनी होती है। मैं थोड़ा सा इसके मतलब थोड़ा सा इसमें ऐड ऑन करता हूँ या फिर इसके खिलाफ बोलता हूँ कि भाई अगर हम जिस आदमी ने जो किया है उसको उसी एंगल से नहीं देखेंगे तो फिर बुरा करने वाले में और अच्छा करने वाले में अंतर क्या रह जाएगा। तो मुझे लगता है कि इतना फर्क हम कर सकें कि बुरा क्या है और अच्छा क्या है, इसके लिए ज़रूरी है कि जैसा हमें नज़र आए हमें वो बोल देना चाहिए। बहुत से लोग हमारे बारे में भी तो बोल रहे हैं ना कि पागल हैं,
सत्ता विरोधी हैं, चुनाव लड़ने वाले हैं, राजनीति करने का नया फंडा है एंड सो ऑन। तो उनको जैसा लगता है वो बोल ही रहे हैं, इसमें क्या दिक्कत है। तो हमें जैसा लगे, हमें बोलने की आज़ादी होनी चाहिए और मरने के बाद व्यक्ति को क्रिटिसाइज करने का पूरा पूरा हमें हक मिलना चाहिए। कुछ लोगों के लिए वो पूजनीय रहे। मुझे अपने हमारे एक साथी ने, जब वो लास्ट समय में मिल करके आए, तो बोले कि उठा नहीं जा रहा, बोला नहीं जा रहा और अब उनके खिलाफ बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है। चूँकि उनके गवर्नर पद से हटने के बाद जैसे ही वो बोलने लगे थे, तो मैंने एक लाइन बोली थी उस वक़्त। ये रोहतक के अंदर एक परशुराम की ज़मीन पे के ऊपर फरसा लेकर के नवीन जय हिंद ने एक कार्यक्रम किया था, ब्राह्मणों को इकट्ठा किया था। इधर से जाटों के लिए ये किसान आंदोलन में जाटों का फेवर करते हुए, किसानों का फेवर करते हुए चौधरी छोटू राम का नाम लेकर के और अजीत सिंह का नाम लेकर के ये बोला करते थे कि भाई ये लोग बड़े ताकतवर लोग हैं, इनसे पंगा मत लो, किसान आंदोलनकारी ये सब करते होते थे। तो बड़े खुश होते थे जाट नेता। और मैं कहा करता था कि आने वाले टाइम में जातिवाद के ऊपर अगर ये लोग बोलेंगे तो उस मतलब उनका बड़ा चेहरा बनाया ही इसलिए जाता है, मैं ऐसा समझता हूँ, क्योंकि मीडिया का खेल कैसे चलता है इस पर जनता सरकार मोर्चा को जानने वाले और समझने वाले लोगों को अच्छे से पता है। तो गवर्नर पद से हटने के 6 महीने बाद जो अपने सत्यपाल मलिक जी हैं, उनको हमारा देश याद आता है, उनको हमारा समाज याद आता है और वो उस पुलवामा की सच्चाई बताते हैं। ये जो तारीख है 14 अप्रैल 2023, ये 2024 के मई के आम चुनाव, जो लोकसभा के चुनाव है, उनसे ठीक 1 साल पहले का समय है। लगभग 1 साल पहले का, 1 साल 1 महीने पहले का समय है। और 1 साल पहले पुलवामा पर बवाल मचाया जाता है और जो भी बोलने वाले लोग हैं उनको कैसे शांत करना है इसका तरीका ढूंढा जाता है। और उसके बाद इतना बवाल मचने पर भी इनका कुछ नहीं बिगड़ा, ऐसा पब्लिक के अंदर संदेश गया। नहीं गया है तो आप बता दीजिए कि कोई भी नहीं पकड़ा गया, कोई जानकारी अभी तक भी नहीं पता चला 300 किलो आरडीएक्स कहाँ से आया था। और क्योंकि पुलवामा के नाम पर इनको टोका जाता है, इसीलिए पहलगाम के लोगों के स्केच मीडिया में जारी करके और वो करके और भला मर गए, उसका साजिश रचने वाले भी और मारने वाले भी मार दिए। ये ऐसा करके आपको बहका दिया गया और कवर अप कर दिया गया, ये समझिए। लेकिन ये प्रोसेस जो है बहुत टिपिकली आपको समझनी पड़ेगी। ये इन चीज़ों के ऊपर आपको थोड़ा सा ऊपर से देखना पड़ेगा चीज़ों को। और जब आप ऊपर से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इस आदमी को अलग अलग जगह पर गवर्नर क्यों बनाया गया था और ये उस वक्त क्यों चुप था और अपने उस कार्यकाल में इसने क्या क्या किया है वो क्यों नहीं बताया जनता को। क्या क्या किया है इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये आपको जानना होगा और आपको पता होना चाहिए। जम्मू एंड कश्मीर में इस आदमी ने 21 नवंबर 2018 को विधानसभा भंग की थी और वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू किया था। 21 नवंबर 2018 को। और आपको पता लगे ये गवर्नर कब बना था वहां का, अगर मैं आपको बताऊं, 23 अगस्त 2018 को। यानी इसके ठीक सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, तीसरे महीने में विधानसभा भंग कर दी थी। उसके बाद वहां पूरा 1 साल तक जो गड़बड़ी हो सकती थी उसको संभालने के लिए, नरेंद्र मोदी का हाथ बटाने के लिए, अमित शाह के लिए काम करने के लिए लगातार इसने पूरा जबरदस्त काम किया। उस टाइम इंटरनेशनल संसद के नाम पर राजस्थान में भिवानी के आसपास के एरिया के दो भाई हैं, वो जो संसद करते रहते हैं और ऐसे ऐसे जातिवादी लोगों को बुलाते रहते हैं। वो बुलाया उन्होंने वहां पर। इस आदमी ने उस अंतरराष्ट्रीय जात संसद में नरेंद्र मोदी के फेवर में भाषण दिया। और जम्मू एंड कश्मीर में क्यों हटाया गया है 370 का एक क्लॉज, ये भी आपको मैंने बताया था कि वहां लिथियम के भंडार मिले थे। अडानी को वो भंडारों का ठेका दिया जा चुका है। उस वक्त मैंने बोला था भंडारों का ठेका अडानी को दिया जाना है, और आज मैंने बताया कि दिया जा चुका है। और वहां से जो कश्मीर से या जम्मू से या कटरा से या जो
जो ये रेल और सड़क मार्ग बन रहे हैं, दिल्ली से कटरा जो बन रहा है, ये वहां से भंडारों को ढोने के लिए, ट्रकों के लिए रास्ते बनाए जा रहे हैं, जनता के लिए नहीं बन रहा है कुछ भी इसके अंदर। आप रोज वहां नहीं जाते हैं, अगर 4 दिन जाम में भी फंस जाओगे तो भी कुछ नहीं है, क्योंकि टाइम वेस्ट करने के लिए ही जा रहे हो ना आप, मान लो घूमने के लिए निकले तो। मैं तो ये कह रहा हूं 1 साल 2 महीने 7 दिन तक ये JNK के गवर्नर रहे हैं, लेकिन इसी सिस्टम को समझने में आपको देखना पड़ेगा। मैंने शुरू से लेकर के एक बात बोली है, आपको शायद आपको ये व्यक्ति देशभक्त नजर आता हो, लेकिन मुझे तो ये अंधभक्त नजर आया जब इसने गवर्नर रहते हुए नरेंद्र मोदी के फेवर की बातें कही। और ये उसी दौरान की बात है जब सब कुछ बर्बाद किया जा रहा है। अब कठपुतली की तरह काम कैसे करता है कोई आदमी, इसको समझने के लिए समझना बड़ा जरूरी है कि ये कैलकुलेशंस आपको देखनी पड़ेंगी। बिहार में 30 सितंबर 2017 से लेके 21 अगस्त 2018 तक मात्र 10 महीने 22 दिन तक गवर्नर रहे सत्यपाल मलिक। उड़ीसा में 21 मार्च 18 से 28 मई 2 महीने कार्यकाल इन्होंने संभाला, वहां दस्तखत इनके चले। और इसी टाइम पर, यानी जिस वक्त ये यहां पर गवर्नर हैं, उसके बाद 2018 में ही फिर ये जम्मू एंड कश्मीर में पहुंच जाते हैं। ये भी प्राकृतिक संसाधनों से लिप्त प्रदेश है, ये भी प्राकृतिक संसाधनों से बिल्कुल धनाढ्य प्रदेश है, ये भी प्राकृतिक संसाधनों से भरा हुआ प्रदेश है। और गोवा और मेघालय ये भी प्राकृतिक संसाधनों से लबालब प्रदेश हैं। गोवा में 3 नवंबर 2019 से 18 अगस्त 2020 9 महीने 15 दिन, और मेघालय में 18 अगस्त 2020 से 3 अक्टूबर 2002 साल 2 महीने 12 दिन। अगर आपको ये बात समझ में ना आए कि कहीं पर भी 6 साल पूरे नहीं किए हैं, भाई अगर सरकार 6 साल से पहले इनको यहां से हटा रही है, मतलब ये काबिल नहीं है, या फिर जो काम करने के लिए भेजा था वो काम पूरा हो चुका है, अब आगे चलिए, वहां जाकर अब एक निपटाओ, फिर वहां जाकर वो निपटाओ, फिर वहां जाकर ये निपटाओ। जो फाइलें किसी गवर्नर ने जो पुराने वक्त में कभी कांग्रेस ने बनाई होंगी और वो इनके संसाधनों को इनको नहीं दे रही होंगी, और फिर उसके बाद इसने जाकर के कौन सी फाइल साइन करी है, अगर आप ये रिसर्च कर सकते हो कि उस वक्त के गवर्नर के दफ्तर से या उसके प्रभाव से कौन सी फाइल वहां से पास हुई है, तो आपको इस देश की बर्बादी का पूरा आंकड़ा पता लग जाए या लग सकता है, ऐसा मेरा आकलन है। आप इनको आरोप मान सकते हो, आप इनको क्रिटिसिज्म मान सकते हो, आप इनको आलोचना मान सकते हो, आपको मेरा वहम मान सकते हो, अप टू यू, आई डोंट केयर। मैं सिर्फ आपको यह बता रहा हूं कि किसी व्यक्ति को इस तरह से गवर्नर बनाने का फंडा क्या है, कारण क्या है, लॉजिक क्या है। अगर इस पर आपका दिमाग काम नहीं करता है, आई एम सॉरी, हम आगे क्या बात कहें, समझ से बाहर है। डिटेलिंग में जाने लगेंगे तो रिसर्च के लिए समय चाहिए, हमें सारा दिन बोलना पड़ता है, रिसर्च के लिए समय नहीं मिल पाता है। मैंने आपको बताया था टीम 300 तैयार हो रही है, पूरे देश के लोगों को जगाना पड़ेगा। बिजली के बिल हो, पानी का सत्यानाश हो, आपकी फसलों का सत्यानाश हो, नकली बीज हो, नकली खाद हो, सरकारों की जबरदस्ती हो, फिर पैसों का खत्म होना हो, लोन हो, जमीनों की बिक्री हो, जमीनों की नीलामी हो, मकानों की नीलामी हो। पूरे प्रदेश को इस तरह से मकड़ जाल के अंदर जकड़ा जा चुका है। आपके गांव विस्थापित करने की तैयारियां चल रही हैं। 2-2 हजार एकड़, 2-2 लाख एकड़ जमीनों को, जंगलों को काटा जा रहा है, आदिवासियों को उजाड़ा जा रहा है। प्रदेश के प्रत्येक गांव में जाने के लिए हमको अगर 500 मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मिनिमम 300 लोगों की एक फौज तैयार करके उतारना है। आप सब लोगों से गुजारिश है कि आप इस टीम का हिस्सा बनिए। करण का नंबर मैंने दिया था 9991 11,784। मैं दोबारा से लिख भी देता हूं ताकि आप सब लोगों को पता भी चल जाए। ये जो नंबर है ये करण का नंबर है 999 11,784।
इस नंबर पर मैसेज करके कि हम इस टीम 300 में स्पार्टन टीम में शामिल होना चाहते हैं, आप अपना नाम भेज दीजिए। आप स्पेशल टीम लीडर हैं तो भी, आप जिले में पहले काम किया है तो भी, आपने जहां पर भी किया या करना चाहते हैं, या आपने ट्रेनिंग्स ले रखी हैं, या आप कंटिन्यूसली ट्रेनिंग लेकर के आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। बिना जानकारी के, बिना समझ के आप लोगों को नहीं समझा पाएंगे। रिसर्च करने के पूरे मेथडोलॉजी और पूरे सिस्टम के साथ हम आगे बढ़ेंगे। एक पूरी की पूरी टीम तैयार किए बिना हम ये काम को अमली जामा नहीं पहना सकते। आधा नॉलेज लिए हुए, अलग अलग रस्तों से, अलग अलग कामों की तरफ जाने वाले, अलग अलग मतलब अलग विचारधारा के लोग लिया जा सकता है, लेकिन जिनका मकसद कुछ और है और अपना मकसद कुछ और है, वहां पर यह काम नहीं किया जा सकता है। तो आपको सिर्फ इतना देखना है कि करण थापर को दिए इंटरव्यू में अपने इन कामों, इन राज्यों का जब वो गवर्नर रहे हैं उस वक्त के किसी कार्यकाल का भी जिक्र उन्होंने किया है कि उनसे क्या काम करवाए गए, उन्होंने क्या क्या किया था, किन किन चीजों में वो उनके भागीदार रहे हैं, क्या क्या पार्टी, किस किस में पार्टिसिपेशन किया है। यदि ये नहीं किया है तो भैया फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। आपको आने वाले समय में आपके बच्चे किस तरह से गुलाम हुए ये भी पता नहीं चलेगा। तो बहुत ज़्यादा आवश्यक है इन चीज़ों के ऊपर सोचना कि ये चिंता के विषय हैं, ये गंभीर विषय हैं कि आपका जो गवर्नर है वो आपके सामने आकर बात बता रहा है, लेकिन पूरी बात नहीं बता रहा है, और अधूरी बात लेकर के आप उसे देशभक्त साबित कर रहे हैं। वो मेरी बिरादरी से संबंध रखते हैं, लेकिन फिर भी मुझे कोई गलतफहमी नहीं है और मुझे फिर भी कोई दुख नहीं है ये बात बोलते हुए कि भाई यदि कुछ गड़बड़ है तो उस गड़बड़ को बताना पड़ेगा। तो जो इन राज्यों से संबंधित लोग हैं वो भी अपनी बात कमेंट में लिख सकते हैं। कब कब कहाँ कहाँ किस कंपनी को ठेका मिला, किस कंपनी ने वहाँ सत्यानाश किया, क्या क्या ऑर्डर पास हुए, सबकी जानकारी आप सबके पास होगी, और यकीनन मैं पूरी शिद्दत के साथ कह सकता हूँ होगी। बताइएगा।